हेलो दोस्तों, आपको पता है कि हम कवर कर रहे हैं NCERT क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक सारे सब्जेक्ट के लिए। इस क्रम में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं क्लास 6 के ज्योग्राफी की। पहले हमने ज्योग्राफी को कवर किया था। क्लास 7 की भी हम कवर कर चुके थे, लेकिन उसके लास्ट चैप्टर में कुछ ग्लिच है वॉइस में और वॉइस क्लियर नहीं है, तो मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी और बड़ी भूमिका के लिए हम सीधे शुरू कर लेते हैं इस चैप्टर को। यहाँ पे हम देखेंगे गर्म रेगिस्तान सहारा के बारे में, उसके क्षेत्रफल को जानेंगे, उसके जो आसपास स्थित देश हैं उनके बारे में जानेंगे, वहाँ की वनस्पति के बारे में जानेंगे, जलवायु के बारे में जानेंगे, कैसे प्राणी वहाँ पे रहते हैं या पाए जाते हैं वहाँ के बारे में जानेंगे, कौन कौन से प्रकार के लोग वहाँ पे जीवित हैं या रहते हैं, इन सब के बारे में हमें एक आइडिया यहाँ से मिलेगा। फिर हम चलेंगे ठंडे रेगिस्तान की तरफ, जिसमें लद्दाख के बारे में जानेंगे, कहाँ है इसकी अवस्थिति और भारत के मैप में कहाँ देखने को मिलता है। साथ साथ हम जानेंगे वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में, वहाँ के लोग कैसे हैं और वो कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। तो ये है पूरे चैप्टर का क्रिस्प। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है रेगिस्तान में जीवन। अब रेगिस्तान की बात आती है तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ जो आती है कोई ऐसी गर्म जगह, है ना, जहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा हो या पूरा एकदम रेतीला इलाका हो। वास्तविकता भी यही है कि ऐसी जगह, जैसे हमने चैप्टर 5 में पढ़ा है कि रेगिस्तान विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों में हमने पढ़ लिया है कि अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियों में रेगिस्तान भी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे जो है रेत के लंबे लंबे दूर दूर तक मैदान पाए जाते हैं और वहाँ पे जल की उपलब्धता बहुत कम होती है। ऐसे क्षेत्र हिंदुस्तान में अगर आप करें तो राजस्थान में देखने को मिलते हैं, है ना, रेतीले वाले। लेकिन ये केवल रेतीले क्षेत्र ही ना होके कुछ ऐसे क्षेत्र भी होते हैं जो हमेशा ठंडे ही रह जाएं। रेतीले तो हो गए गर्म रेगिस्तान, और जो हमेशा ठंडे रह सकते हैं, जैसे अभी हमने आगे बात की थी लद्दाख के बारे में। तो लद्दाख में देखिए रेत जैसी कोई स्थिति नहीं है। इसी की चैप्टर में इसके बारे में हम देखेंगे। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि जहाँ पीने के लिए जल ना हो, मवेशियों के लिए चरने के लिए घास ना हो, फसलों को उगाने के लिए जल ना हो, ऐसे किसी भी स्थान पर जीव का रहना या जीवन कठिन ही होगा। देखिए जल जो है वो जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, ये हम सभी जानते हैं। हमारे दैनिक कार्यक्रमों में जल की लगभग उपयोगिता देखने को मिल ही जाती है सुबह से शाम तक। जानवरों के चरने के लिए चाहिए वनस्पति, फसलें उगने के लिए चाहिए वनस्पतियों के उगने के लिए चाहिए जल, और जल नहीं होगा जिस स्थान पे, वहाँ पे जनजीवन असामान्य होगा, मतलब बहुत कठिन होगा। ये बात तो आपको पहले से ही एक आइडिया होगा ही होगा। लेकिन हम नहीं झेल पाते हैं उस प्रदेश के क्षेत्र को, लेकिन वहाँ पे जो रेगुलर रहने वाले लोग हैं, वहाँ के इस तापमान और ये परिवर्तन जो देखने को मिलता है उसके अनुसार जो है वो ढल चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा उनको असुविधा तो होती है, लेकिन हमारे जितनी असुविधा उनको नहीं देखने को मिलती। तो इस चैप्टर में हम उन्हीं स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। अब तापमान बढ़ता भी हो सकता है, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकता है, और घटता भी हो सकता है, मतलब वो निगेटिव में भी हो सकता है। ठीक। रेगिस्तान के बारे में यहाँ एक छोटा सा जनरल आइडिया दिया गया है कि एक शुष्क प्रदेश जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च और निम्न तापमान वाले विरल वनस्पति, मतलब जहाँ विरल वनस्पति हो और अत्यधिक या तो उच्च टेम्परेचर हाई टेम्परेचर हो या तो लो टेम्परेचर हो, इसके बारे में। ठीक है। ऐसे कष्टकारी तापमान आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे। कुछ क्षेत्र तो बहुत ज़्यादा गर्म होंगे, जैसे मैंने रेतीली जगहों के बारे में बात की, और कुछ बर्फ़ की तरह ठंडे भी होंगे, और इन दोनों क्षेत्रों को कहा जाता है रेगिस्तानी क्षेत्र। रेगिस्तानी क्षेत्र की अगर हम सही परिभाषा देखें तो यहाँ पे बताया गया विशेषताएं अत्यधिक उच्च तापमान और निम्न तापमान है, साथ साथ विरल वनस्पति है, क्योंकि यहाँ पे कम वर्षा होगी, वनस्पति विरल होगी, और तापमान जो है वो चरम सीमा तक जाएगा, पॉजिटिव में भी और निगेटिव में भी। तापमान के आधार पर अगर हम इसे देखें तो ये गर्म और ठंडे दोनों हो सकते हैं। जैसे कहीं कहीं थोड़ा बहुत जल आपको देखने को मिल जाएगा, तो जहाँ ऐसी स्थिति बनती है वहाँ लोग खेती करने लगते हैं और वहीं पे लोगों का जनजीवन देखने को मिलता है हमको। सबसे पहले बात करेंगे गर्म रेगिस्तान सहारा की। तो ये है विश्व के अफ्रीका महाद्वीप में,
और एक बड़े भूभाग पे फैला हुआ है। विश्व का ये सबसे बड़ा रेगिस्तान है और इसकी जो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है कि ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। दूसरा, इसका क्षेत्रफल कभी कभी पूछा जाता है, ऐसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कभी कभार पूछे जा सकते हैं। हमने पहले पढ़ रखा है कि भारत का क्षेत्रफल जो है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और अगर हम बात करें इसका 8.54 का, तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग लगभग 1/4 क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत के लगभग लगभग 1/4 क्षेत्र में, भारत में नहीं फैला हुआ है, मतलब भारत अगर क्षेत्रफल की दृष्टि देखें तो ऐसा कहा जा सकता है कि भारत के लगभग 1/4 क्षेत्र भर में देखने को मिल सकता है ये, मतलब इतना बड़ा है। सहारा रेगिस्तान कुल मिला के 11 देशों से घिरा हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, अक्सर बनते हैं। इसमें अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरतानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा, ये देश आपको याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं कि निम्नलिखित समूहों में से, मतलब आपको 4 समूह दे देगा और उसमें से कहेगा किस समूह, कौन सा समूह जो है वो सही मैच नहीं है रेगिस्तान जो सहारा मरुस्थल के आसपास का। हमारे दिमाग में अगर हम रेगिस्तान की बात करते हैं, हमने स्टार्टिंग में भी बात की, तो तुरंत सबसे पहली जो सीन आती है वो आता है रेत का दृश्य। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। हालांकि यहाँ हम देखेंगे तो सहारा मरुस्थल वो बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं है, बल्कि यहाँ पे बजरी के मैदान भी देखने को मिलेंगे, कुछ चट्टानी उठे हुए पठार भी देखने को मिलेंगे। अब पठार क्या होते हैं इस बारे में हमने क्लास 6 के चैप्टर्स में बात की है, तो वहाँ पे आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से अधिक हैं और कुछ पे नीचे भी हो सकती हैं, तो यहाँ देखने को मिल सकती हैं ये। इसका अगर हम मैप में देखें तो ये है आपका अफ्रीका का मैप, जिसमें अगर हम बात करें तो मोरतानिया, पश्चिमी सहारा, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, चाड, नाइजर और माली, ये कुछ देश हैं जो इनके आसपास हैं। ठीक है, ये भूमध्य सागर से भूमध्य सागर से कहाँ मैच करता है, ये से कई बार उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे लीबिया ध्यान रखिएगा, और लीबिया और मिस्र में जो है ये भूमध्य सागर को भी टच करता है, ये ध्यान रखिएगा। एक सवाल ये भी आता है कि ये कितने डिग्री अक्षांश और देशांतर पे है, तो ये सवाल भी पूछा जाता है। यहाँ आप देखिए कर्क रेखा पे पड़ता है ना, कर्क रेखा पे आपको देखने को मिलेगा। अगर हम कर्क रेखा मिलाएं इसको तो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखनी है। यहाँ की जलवायु की बात करें तो हमें सबसे पहले, हमने अभी बात करी कि यहाँ की जलवायु बहुत गर्म है और शुष्क है, और अगर पानी बरसेगा भी तो बहुत छोटे समय के लिए बरसता है, लगभग लगभग ना के बराबर आप कह सकते हैं। ठीक है, तो बादल जो होंगे वो बहुत कम होंगे, और आकाश जो रहेगा वहाँ का, वो बादल मतलब वहाँ पे देखने को बहुत रेयर केस में मिलते हैं, कभी कभार देखने को मिलेंगे। चूँकि नमी ज़्यादा होती है तो वो संचय होने के अपेक्षा जो है वो तेज़ी से वाष्पित हो जाती है। इसी कारण जो होता है दिन वो बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी दिन में, और कई बार ऐसी स्थिति आती है कि ये 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। यहाँ इसके बारे में एक फैक्ट दिया गया है, बात करेंगे उस पर भी। जब ये टेम्परेचर ज़्यादा चला जाएगा तो आपको पता होगा कि रेत जितनी जल्दी ठंडी होती है उतनी जल्दी गर्म होती है, इसलिए यहाँ पे जो रेत होगी और जो चट्टानें होंगी वो बहुत तेज़ी से गर्म हो जाएंगी, और इनका ताप विकिरित होगा, इनका ताप जो है विस्तारित होगा, विकिरित होगा, तो इसके चारों तरफ जो होगा वो और गर्मी बढ़ जाती है। इसी कारण जो है कई बार टेम्परेचर यहाँ पे 50 से ऊपर भी देखने को मिल जाता है। रातों की बात करें तो जितनी तेज गर्म हो रहा है उतनी तेज ठंडी हो रही है। रेत ठंडी होगी तो जब ठंडी होगी तो आप देखेंगे 2-3 बजे के आसपास का तापमान जो है वो बहुत ठंडा तापमान देखने को मिलेगा। ऐसी स्थिति भी है कि तापमान कई बार गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है, ऐसा देखने को मिलता है। हालांकि रेगुलर ऐसा नहीं होता, बट ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ पे बताया गया एक फैक्ट कि अल अजीरिया क्षेत्र में जो त्रिपोली, लीबिया और के दक्षिणी भाग में है, वहाँ आज तक का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। ये 1922 की बात है।
वनस्पति और प्राणी जात की बात करें तो जब पानी जहाँ पे कम बरसेगा वहाँ पेड़ भी वैसे ही देखने को मिलेंगे, पत्तियाँ कम पाई जाएंगी और वो ऐसी जगह लाइक ऊपर थोड़े से मोटे हो जाएंगे क्योंकि वो पेड़ पानी को एकत्रित रखेंगे। तो ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। कैक्टस में खजूर के पेड़ और एकोसिया पाए जाते हैं और कुछ मरुद्यानों पर कुछ मरुद्यान जो होते हैं वो खजूर के पेड़ों से घिरे होते हैं और उसी वहीं पे एक हरित द्वीप, मतलब उसके आसपास जो हरा क्षेत्र होगा उसको हरित द्वीप बोल देंगे, तो हरित द्वीप कहलाते हैं। मरुद्यान क्या होता है? बेसिकली मरुद्यान की बात यह है कि जैसे मान लीजिए कि कहीं एक जगह पे हवा के प्रभाव से रेत जो है इतनी ज़्यादा उड़ जाती है कि वो जल के सतह तक पहुंच जाती है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत पानी देखने को मिल जाता है। खजूर के पेड़ उसके आसपास हो जाएंगे तो वो थोड़ा क्षेत्र हरा भरा आ जाएगा, उसी को हरित द्वीप कहते हैं। अभी आगे ये शायद कहीं लिखा भी है, देखेंगे। यहाँ पे ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप और इन सब की विभिन्न जातियाँ जो है, छिपकलियाँ भी यहाँ प्रमुख जीव जंतु के रूप में पाई जाती हैं। यहाँ पे देखिए एक मरुद्यान का चित्र दिया गया है, मतलब इतना ज़्यादा यहाँ से रेत उड़ाई गई है कि वो जो है जमीनी लाइक जल की सतह के आसपास देखने को मिलता है, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत वनस्पति उग जाती है। यहाँ शायद लिखा भी है ना। जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाती है। जहाँ गर्त भूमिजल सतह के पास आ जाए वहाँ मरुद्यान बनते हैं। आमतौर पे ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, आसपास निवास कर लेते हैं लोग, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी बहुत उपलब्धता रहती है जल की, और खजूर के पेड़ और अन्य फसलें देखने को मिलती हैं। कई बार ये बहुत बड़े होते हैं, जैसे मोरक्को का टैफिला लेट एक विशाल मरुद्यान बताया गया जो लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। खैर, ये तो रही फैक्ट की बात। हम वापस चलते हैं, यहाँ के लोग कैसे रहेंगे। ऐसी कष्टकारी जलवायु है तो लोग थोड़े कम रहते हैं, यहाँ पे कम निवास करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत सारे लोग देखने को मिल जाते हैं, बहुत समुदाय देखने को मिल जाते हैं जो अलग अलग तरीके के क्रियाकलाप करते हैं, जो उनके उनके जीवन में उपयोगी भूमिका निभाते हैं। बेदुइन और तुआरेग जो है इन्हीं समुदाय में से एक समुदाय है। यहाँ पे एक जनजाति देखने को मिलती है चलवासी, जो बेसिकली बकरी, भेड़, ऊँट, घोड़े इन सब पशुओं को पालती है। इन्हीं से उनको दूध मिलता है और इन्हीं के खाल से जो अपने ज़रूरत के लिए पेटी, जूते और पानी की बोतल बनाने के लिए जो चमड़ा है वो मिल जाता है यहाँ पे। पशुओं में चूँकि मोटी खाल होती है तो चटाई बनाने के लिए, कालीन बनाने के लिए और कपड़े और कंबल बनाने के लिए भी इनके बालों का उपयोग कर लिया जाता है। यहाँ पे अक्सर धूल भरी आंधियों और काफ़ी गर्म वायु की स्थिति रहती है, तो लोग भारी वस्त्र पहनते हैं ताकि इन धूल भरी आंधियों से और गर्म वायु से बच सकें, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा। ऐसे ही जो सहारा में जो मरुद्यान है और मिस्र में जो नील घाटी है, मिस्र में नील घाटी ये जो है लोगों के निवास में मदद करती है, क्योंकि यहाँ आसपास जल की उपलब्धता होती है, थोड़े बहुत खजूर के पेड़ देखने को मिलते हैं। अब जैसा कि हमें अभी यहाँ पता चला कि मरुद्यान जो है वो कई बार उपजाऊ क्षेत्र होते हैं और आसपास लोग रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं मरुद्यान की बात हो रही है और मिस्र की नील घाटी ये इसी क्षेत्र में देखने को मिलती है। यहाँ पे चावल, गेहूँ, जौ, सेम जैसी छोटी कुछ फसलें उगाई जाती हैं। मिस्र में एक बहुत फेमस तरीके की कपास उगाई जाती है जो पूरे वर्ल्ड फेमस है, विश्व प्रसिद्ध है। ऐसे क्षेत्रों में तेल की खोज तेल की बहुत उपलब्धता है, तो ये क्षेत्र अत्यधिक मांग संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग में है, क्योंकि यहाँ पे अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र जो है होने के कारण सहारा रेगिस्तान में अब कंडीशन ये है कि यहाँ पे पूरे विश्व में तेल की अत्यधिक मांग है, तो इस क्षेत्र में भी लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भी यहाँ कुछ महत्वपूर्ण खनिज देखने को मिल जाते हैं, जैसे लोहा हुआ, फास्फोरस हुआ, मैग्नीज हुआ और यूरेनियम हुआ, इन सब को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अब चूंकि यहाँ पे अलग अलग कंपनीज आती हैं, अलग अलग देश के लोग आते हैं, तो वहाँ पे इन कंपनी अपनी फैक्ट्रियाँ लगाते हैं और इन लोग खनिज को खनन करते हैं। तो ये खनन की जो कंडीशन है, इसकी वजह से वहाँ जो बेसिक संस्कृति रही है वहाँ की जीवन शैली में भी लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब लोग बाहर से भी आ रहे हैं, तो वो दुनिया से कनेक्टिविटी बनती जा रही है इनकी। आज यहाँ पे मस्जिदों में ऊंचे कांच की खिड़कियाँ वाले भवन, ऊँटों के प्राचीन मार्ग की जगह पे अब सुपर महामार्ग बनाए गए हैं। जो काम पहले ऊँटों से किया जाता था, मतलब नमक का व्यापार, वो अब क्या है कि वहाँ पे
ट्रक और बाकी सारे परिवहन के संसाधन का इस्तेमाल किया जाता है। तुआरेग लोग जो है वो विदेशी पर्यटक, अब कुछ लोग यहाँ पे घूमने टहलने भी आते हैं, तो विदेशी पर्यटकों के लिए एक मार्गदर्शक चाहिए या गाइड जिसे कहें, तो ऐसी स्थिति है। चलवासी लोग, जो चलवासी जनजाति जो अभी ऊपर हमने बात करी थी, भेड़ चराते हैं, उनके दूध और चमड़े से अपना काम जीवन यापन कर रहे थे, वो अब धीरे धीरे क्या है कि शहर की ओर जा रहे हैं। वे भी अब तेल और गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। हम बात कर रहे हैं बगले रेगिस्तान की, इसका नाम है ठंडा रेगिस्तान, जो है लद्दाख, भारत में पाया जाता है। आपने देखा होगा मैप में इंडिया के। 2 शब्दों से बना है, ला जिसका मतलब है पर्वतीय दर्रा, दाख मतलब देश। सबसे ठंडा स्थान विश्व में जो है पृथ्वी पर, वो एक द्रास नाम से है, जो कि लद्दाख में स्थित है। जम्मू कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय से लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। पूर्व बृहद हिमालय में देखिए, हिमालय में ट्रांस हिमालय, ठीक है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय, इस तरीके से हिमालय को बांटा गया है। तो उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी, दक्षिण में जावस्कर पर्वत, इनके बीच में जो है स्थित है आपका लद्दाख। अनेक नदियां बहती हैं, जिसमें सिंधु नदी प्रमुख है, और ये कई महाखड्डों का निर्माण करती है, कई घाटियों का निर्माण करती है। कुछ हिमानियों की भी बात होती है यहाँ पे, जैसे एक फेमस नाम दिया गया है ग्रेगी हिमानी। तो ये पूछा जा सकता है ग्रेगी हिमानी कहाँ स्थित है। तो आमतौर पे बहुत कम ही जगह में हिंदुस्तान में बर्फ देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी आप याद रखें कि ये लद्दाख में स्थित है। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल से लगभग 3000 मीटर, और 3000 मीटर से लेकर काराकोरम तक जब आप जाएंगे तो वहां पे 8000 मीटर के आसपास या इससे अधिक भी देखने को मिल जाती है। चूंकि हाइट ज़्यादा है, तो वहां पे टेम्परेचर क्या होगा, ठंडा होगा, और वातावरण तो शुष्क रहेगा ही रहेगा। ऊपर जो है कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि ऊंचाई पर एक वायु की पतली परत बन जाती है, जो कि सूर्य की गर्मी को अपने में सहेज लेती है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत गर्मी देखने को मिल जाती है कई बार। ठंडी में तो आमतौर पर दिन का तापमान देखें तो 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता, और रात में जो टेम्परेचर होता है वो -30 के आसपास चला जाता है। कई बार तो -40 भी चला जाता है जब ठंडी का मौसम होता है। ये बहुत बर्फीला और ठंडा इलाका हो जाता है। ये हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, तो यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है। ये इसका जो है मैप दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया ट्रांस हिमालय और बाकी सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो ये है लद्दाख श्रेणी, ठीक है। आप ऊपर देखेंगे तो आपको जो है वो जास्कर और काराकोरम देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ कहीं देखेंगे जास्कर और यहाँ पे काराकोरम, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। पानी कम बरसेगा, जैसा मैंने बताया वृष्टि छाया क्षेत्र है, तो 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष बहुत कम की बात है। जहाँ बर्फीली हवाएं इस क्षेत्र में अगर बर्फीली हवाओं की बात करें तो ये तेज जलाने वाले सूर्यताप का भी अनुभव कराती हैं, और कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि अगर आप एक ही क्षेत्र में बैठे हैं और आपका पैर जो है वो छाया में है और आप धूप में बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में उष्माघात और तुषारा उपघात से दोनों से मतलब आप जल भी सकते हैं, आपके पैर में जलन भी हो सकती है, आप में शरीर में जलन भी हो सकती है और पैर में ठंडा भी लग सकता है। तो ऐसी स्थिति देखने को मिल जाती है, जिसे आप यहीं पे देख सकते हैं। शायद ये विश्व में एकमात्र ऐसी जगह होगी जहां तक मुझे ज्ञात है। इसे खापाचान भी कहते हैं, जिसका अर्थ है हिमभूमि। हिमभूमि है ही ये क्षेत्र। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति बहुत विरल है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जहाँ पे पानी होगा नहीं, तो हालांकि यहाँ बर्फ है, लेकिन फिर भी चूंकि ये मरुस्थल का क्षेत्र है तो यहाँ पे जल मिलता नहीं है, तो यहाँ पे पनपने वाली जो वनस्पतियाँ वो भी बहुत गिनी चुनी होंगी। कहीं कहीं पे घास और छोटी झाड़ियाँ देखने को मिल जाती हैं। घाटी में सरपत और पॉपुलर के उपवन देखे जाते हैं। पॉपुलर का पेड़ आपने नाम सुना होगा। आमतौर पे ये क्रिकेट के बल्ले और वो बनाने के लिए माचिस की तीलियों का जो डंडा होता है वो बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गर्मी में सेब, खुबानी और अखरूट जैसे पेड़ देखने को मिलते हैं।
और पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जो कि प्रवासी पक्षी हैं। कुछ तो प्रवासी पक्षी हैं इसमें, और कुछ जो है वहाँ पे पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं, जिनमें रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकैट और रैवन और हूप जो है यहाँ पे सामान्य पक्षी हैं। कुछ प्रवासी पक्षी हैं, मतलब दूसरी जगह से आते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम में वहाँ रहते हैं और फिर चले जाते हैं। लद्दाख के पशुओं में अगर यहाँ देखें तो जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक और विशेष प्रकार के कुत्ते पाए जाते हैं। विशेष प्रकार मतलब यहाँ पे उनका चमड़ी थोड़ी मोटी होगी, बाल लंबे होंगे, क्योंकि यहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो वहाँ लाइक उस परिवेश में ढलने के लिए उनके जितने भी जानवर वहाँ पे पाए जाते हैं, उनकी चमड़ी काफ़ी मोटी होती है ना। एक तो चमड़ी मोटी होगी और दूसरी उनके जो लाइक बाल होंगे वो लंबे होते हैं, ताकि वो उस परिवेश में अपने आप को ढाल सकें। चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक प्रकार का विलुप्त प्राय जीव है, जिसे शाहतूश के नाम से भी जाना लाइक इसका शिकार जो है वो शाहतूश नाम के एक ऊन के लिए होता है, जो वजन में बहुत हल्का होता है और बहुत गर्म होता है। पशुओं को जैसा कि आपने देखा था कि रेगिस्तान में इस्तेमाल कर रहे थे, मतलब सहारा में, वही कंडीशन यहाँ भी है कि दूध, मांस और खाल उनसे मिलेगा, उन्हीं के लिए पाला जाता है। याक का दूध, पनीर और मक्खन बनाया जाएगा इससे। ऐसे ही भेड़ और बकरी, जो उनके बाल होंगे, मैंने बताया कि बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं, तो इनका उपयोग जो है वो ऊनी वस्त्र बनाने में किया जाता है। कैसे लोग रहते हैं, अगर इस बात को हम ध्यान से देखें तो आपको सिंपल ये समझ लेना होगा कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो अधिकांश या तो मुस्लिम हैं या बौद्ध। ठीक है। लद्दाख वैसे भी अपने बौद्ध मठों के लिए जाना जाता है। परंपरागत गोम्पा ना, इसे कहा लेकिन गोम्पा के नाम से यहाँ जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध मठ हेमिस, थिक्से, शे और लामायुरू हैं। गर्मी में आपको देखने को मिल जाएगा जौ, आलू, मटर, सेम और सलजम। लेकिन शीत ऋतु इतनी हार्ड होती है कि वहाँ पे कोई फसल नहीं उगती, तो वहाँ के लोग जो है वो अपने आप को किसी न किसी प्रकार के उत्सव और धार्मिक अनुष्ठानों में लाइक व्यस्त रखते हैं, अपने आप को किसी न किसी तरीके से व्यस्त रखते हैं। परिस्थिति ऐसी होती है कि महिलाएं जो है वो बहुत परिश्रमी होती हैं। केवल महिलाएं नहीं बल्कि वहाँ पे सामान्य लोग भी बहुत परिश्रमी ही होते हैं। परिस्थिति ही वहाँ की ऐसी डेवलप हो जाती है कि उनको, अगर वो मेहनत नहीं करेंगे तो फिर चीज़ें बड़ी दुर्गम स्थिति होती है। तो वहाँ अभी तो थोड़ा बहुत सही भी है, आज से 10 साल पहले की स्थिति और ख़राब होती ही रही होगी। अब ये केवल महिलाएं जो है वो केवल घर और खेतों में काम नहीं करती, बल्कि छोटे मोटे व्यवसाय और दुकानें भी चलाती हैं। क्योंकि अब कंडीशन ये है कि वहाँ पे बहुत सारे ट्रैवलर जाने लगे हैं, लोग टहलने जाने लगे हैं, तो उसमें भी छोटे व्यवसाय और दुकानें चल जाती हैं। वरना पहले स्थिति ये थी कि गिने चुने लाइक लोग आते जाते थे, ना तो वहाँ पे उतनी अच्छी रेल कह रहा हूँ, ना तो उतनी अच्छी सड़क की सुविधा थी, और ना ही ऐसा कुछ बहुत विशेष, उनको कह सकते हैं कि बहुत विशेष प्रश्रय मिला हुआ था गवर्नमेंट से कि वो बहुत बेहतर कर सकें। लेकिन तो वो सिर्फ अपना जीवन यापन पे ही बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। लद्दाख की राजधानी जो है वो लेह आजकल सड़क और वायुमार्ग दोनों से जुड़ गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह से जो जिला होते हुए कश्मीर घाटी को जोड़ता है। ये ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग ए किस दर्रे से जाता है, तो ध्यान रखिएगा जो जिला। ठीक है। लोगों का मुख्य क्रियाकलाप जैसा मैंने बताया ना कि वहाँ पे लोग टहलने जाते हैं, तो पर्यटन है इनका। देश विदेश से अनेक पर्यटक आते हैं। गोंपा दर्शन मतलब मठों का दर्शन, और घास के मैदान और हिमनदों की सैर। इसके अलावा वहाँ के जो लोकल उत्सव हैं, अनुष्ठान होते हैं, ये वहाँ के लोग जो पर्यटन करने जाते हैं वो लोग देखते हैं। आज के समय में चूँकि सोशल मीडिया और बाकी सारी सोशल कनेक्टिविटी इन लोगों की वो लार्ज हो गई है, तो यहाँ के भी जनजीवन में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। लेकिन हमें इन लोगों से बहुत सारी चीज़ें सीखनी चाहिए कि इनके पास चीज़ों की कम उपलब्धता होते हुए भी, संसाधनों की कमी के कारण भी, ये कितनी मितव्ययता से अपना इसका उपयोग करते हैं और जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। ये चीज़ सीखने लायक है और हम सबको ये चीज़ सीखनी चाहिए। ये शताब्दियों से मतलब कई सालों से, बहुत सालों से प्रकृति के साथ समन्वय और संतुलन बना के ऐसे ही रह रहे हैं। हालांकि अब जब जो ट्रैवलर्स जा रहे हैं वो बड़ी बेहूदगी से पेश आ रहे हैं वहाँ पे, जैसा कि अभी की रिसेंट वीडियोस में देखने को मिला होगा आपको। मेरा आपसे भी आग्रह रहेगा कि जीवन में कभी अगर वहाँ जाए तो कम से कम वहाँ की
वहाँ पे गंदगी ना फैलाएं, प्लास्टिक से थोड़ा बचा के रखें उसको, ऐसा वहाँ की गवर्नमेंट भी कहती है। मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से निवेदन करता हूँ, और जैसा वहाँ की प्रकृति है उसको संतुलित रखने में, उसको समन्वयित रखने में आप अपनी भी सहयोगिता करें। और वहीं का क्यों, आप पूरे विश्व के में कहीं भी जाएं, आप अपने जहाँ आसपास रहते हैं उस क्षेत्र को भी सुरक्षित रखें, ऐसी मेरी उम्मीद है आपसे। आप ज्ञान का एक बड़ा अर्थ ये भी होता है कि हम अपनी जीवन शैली किस तरीके से जीते हैं, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे एक छोटा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दिया गया है। मनाली लेह राजमार्ग जो है वो 4 दर्रों से जाता है, रोहतांगला, बरालाचारा, लुनगालाचा ला और टंगलंग ला। ठीक है, ये जुलाई से सितंबर के बीच में ही खुलते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारी बर्फ़ पड़ती है, और इस जब बर्फ़ हटा दिया जाता है जुलाई से सितंबर के बीच में, ठीक ठाक गर्मी होती है इस समय, तभी ये केवल खुलता है। तो ये एक आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया गया है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आगे हम चलेंगे। ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है, और जैसा कि हमें पता है कि हमने क्लास 7th को ऑलरेडी कवर कर लिया था, लेकिन अब ये एक वीडियो जो है इसकी वॉइस ख़राब आ गई थी, तो हम एक बार फिर से इसको कर रहे हैं। अभी के लिए यहीं तक, फिर मिलेंगे